नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है और ऐसे में जो है सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। विधानसभा के बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 जनवरी को बैठक और बैठक की अध्यक्षता सीएम सैनी करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। तो सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सीएम सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होनी है और ऐसे में 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें जो है हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर भी मुहर लग सकती है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं प्रदेश के भीतर, उस पर भी जो है मुहर लगना संभव इस बैठक में, क्योंकि इस बैठक की जो है अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे और जो बैठक रखी गई है वो 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको कि जिस तरीके से इस बैठक का होना है और ऐसे में जो है इसकी अध्यक्षता नायब सिंह सैनी करेंगे, और क्या क्या कयास इस बैठक से जुड़े हुए? देखिए गौरव, सबसे पहले तो ये कि बैठक 23 जो है जनवरी को सुबह 11 बजे के आसपास बुलाई गई है और अभी तक जो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। और जहां तक जिस तरीके से जनवरी महीने के आखिरी में ये करीबन बैठक बुलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है उसके ऊपर भी जो कहीं ना कहीं मुहर लगने की एक बड़ी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। आमतौर पर हम ये कह सकते हैं शायद 10 फरवरी के आसपास जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने के लिए आमतौर पर एक परंपरा रही है कि 15 दिन पहले विधानसभा स्पीकर को जो सूचना भेजी जाती है। तो अब देखते हैं कि सरकार क्या टेंटेटिव प्रोग्राम बनाती है और उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसके अंदर कितने दिन के ऊपर मुहर लगती है, उसके अंदर विपक्ष के विधायक भी जो है बैठक में होते हैं। तो अभी कुछ कहना जरूरी मतलब मुश्किल है, लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, विधानसभा का सत्र आमतौर पर विधानसभा का सत्र 6 से 7 दिन का होता है, 6 से 7 सीटिंग्स होती है। तो अब कितने दिन की विपक्ष मांग करता है और बीएससी की कमेटी में जो है कितने दिन पर सहमति बनती है, ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें तो सरकार जो है काफी कुछ बजट सत्र के दौरान उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही करेगी। जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट सेशन में जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है वो एक अलग से अमाउंट डिसाइड की जाए कि हरियाणा में कितनी महिलाएं 18 साल से ऊपर तक की, तो उनको अलग से 2000 रुपये देने की जो ये बातचीत है इसको भी कहीं ना कहीं सीधे चलाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो जो पंजाब में या फिर हिमाचल में जो हाल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का पंजाब में और हिमाचल में कांग्रेस है, तो कुछ उसी तरह के सवाल हरियाणा में बीजेपी के भी ऊपर उठने चलेंगे। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने और हिमाचल में कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2000 रुपये देने का मंथली वादा किया था 18 से 60 साल की उम्र तक का, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो शायद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार इस मामले में कोई जो डील करेगी। इसके अलावा एक आवर्जन बिल की अभी तक जो है सूचना मिल रही है कि जो ये कबूतरबाजी के जो विदेशों में जाने वाले बच्चों को एजेंट लूट लेते हैं, अमेरिका या कनाडा का बहाना करके उनको अफ्रीकी देश या बाकी देशों के अंदर लावारिस छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनसे फिरौती वगैरह मांगे जाते हैं। तो इस तरह के मामले भी हरियाणा में काफी आए हैं और पिछले दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि इसको लेकर आगामी बजट सत्र में जो है वो एक कानून लेकर आएगी ताकि उसके ऊपर लगाम लगे। तो अब तक तो यही बातें सामने आ रही, लेकिन अभी 23 जनवरी में काफी वक्त, एक हफ्ते का वक्त जो करीबन 8 दिन का वक्त जो है वो पड़ा हुआ है। तो
हमें थोड़ा सा इंतजार करना है कि सरकार किस तरीके से जो है वो अपनी तैयारी करती है, और उसके बाद जब राज्यपाल से जो सत्र की मंजूरी मिलती है तो उसके बाद सरकार अपना बिजनेस डिसाइड करेगी कौन से कानून लेके आने, किन कानून में संशोधन करने, और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो अभी फिलहाल ज्यादा सत्र को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता जी। ओपी, जिस तरीके से अगर बजट सत्र की अगर बात की जाए तो बजट से लेकर जो है काफी उम्मीदें यहाँ पर जो है लोगों को भी हैं कि किस तरीके से देखिए किस फेवर में जो है बजट हो सकता है, उस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और सरकार भी जिस तरीके से पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए रखी है, और उससे पहले भी लोगों से भी जो है रायशुमारी करते हुए भी नजर आए थे इस जो है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए, बजट में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, बजट किस तरीके से जो है जनता के हित के लिए जो है रखा जाए, इस पर भी पूरी तरीके से जो है बैठकें पहले हमने देखी हैं। इस बार जो है अगर बजट की बात की जाए, और दूसरा जो है सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी उस 27 जनवरी के आसपास जो है इनके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं 100 दिन, और तो तमाम सारी चीजें। लेकिन बजट पर अगर बात की जाए तो बजट इस बार जो है किस तरीके की उम्मीद लेकर सामने आने वाला है? देखिए गौरव, मुझे नहीं लगता कि बजट सत्र से जनता को ज्यादा उम्मीदें करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार का मतलब ये हरियाणा में बीजेपी सरकार का चुनाव के बाद जो है पहला बजट है। तो पहला बजट से आमतौर पर होता है कि सरकार जैसे जैसे चुनाव के नजदीक पहुंचती है, मतलब जब चुनाव में दो साल का वक्त रह जाता है तो सरकार की इस तरह की घोषणाएं जो है जरूर करती है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस बजट में ज्यादा कुछ आम जनता को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक डेवलपमेंट के हिसाब से या बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से, परियोजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर सरकार कहीं ना कहीं फोकस देगी। खुद मुख्यमंत्री नारायण सैनी भी बजट से पहले जो प्री बजट बैठक के विभिन्न वर्गों के साथ करने सुझाव आ रहे हैं, सभी सुझावों के ऊपर विचार किया जाएगा। पिछली बार भी 500 के आसपास के जो सुझाव। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ओपी, बहरहाल जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो है बजट यहाँ पर पेश किया जाता है, चूंकि आगामी जो है रोडमैप बजट से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी 5 साल के लिए सरकार किस तरीके से किस रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर सीएम सैनी ताबड़तोड़ लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासनिक सचिवों के साथ में बैठक। 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा हुई है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक। हरियाणा सचिवालय में सीएम बैठक कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी, 100 दिन के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ में बैठक। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी यहां पर मौजूद। सीएम सैनी की ताबड़तोड़ लगातार बैठकें चलती हुई, प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक और 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा हुई है। तो आगामी 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने समक्ष जो है पेश करने की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि अब से कुछ दिनों के बाद जो है 100 दिन पूरे होते हुए यहां पर और उसका खाका ब्यौरा जनता के सुपुर्द करती हुई सरकार दिखाई देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान की उनकी लड़ाई भारत के खिलाफ है। राहुल गांधी के अंदर जिन अंग्रेजों में जो है हमें इतने साल गुलाम रखा और जिनके खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने आजादी प्राप्त की है, मुझे लगता है कि वह आज भी इनके राहुल गांधी अंदर जिंदा हैं। इस मामले में जो है हमारा जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा सरकार किसानों के मुआवजा और एमएसपी से वंचित रखने के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार हर वर्ग की सुख सुविधा को अनेकों कदम उठा रही है। इस सुख सुविधा के लिए अनेकों कदम उठा रही है और टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रही है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और इससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है और वो लाभ। उधर जुलाना में कोहरे का कहर देखने को मिला। बुधवार को देर शाम जो है राजगढ़ गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। राहगीरों ने दोनों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा है, जहां उसे उसकी गंभीर अवस्था में देखते हुए रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जुलाना थाना प्रभारी मुरारी ने बताया कि करेला झमोला रोड पर 2 बाइकों की टक्कर हुई थी। डायल 112 की मदद से घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली है कि नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
क्या वो धुंध थी, धुंध की दो बाइक की टक्कर हुई थी। ये अपने करेला दमोला रोड पर, और उनको तुरंत डीआरबी की मदद से और एम्बुलेंस से पीजीआई रोड तक भेज दिया था। रुक का आया है, जी मन सरकार वाई मन लाई जा रही है। खबर पंचकुला से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उन पर जो आरोप लगे हैं उससे जुड़ी गवाह महिला ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं और मेरी 7 जुलाई 2023 को कसौली घूमने गए थे और इसके बाद हमें रॉकी मित्तल हमें मिले और उनसे मुलाकात हुई। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ। मैं खुद जॉब करती हूँ, और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीजें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीजें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीजें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीजें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ौली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूं, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूं। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। उधर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया कैथल पहुंची। उन्होंने महिलाओं की बातों को सुना और साथ ही आईपीएस सुमित कुमार पर लगे आरोपों पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बनाई गई कमेटी ने जांच पूरी कर ली है, जल्द ही जांच रिपोर्ट आयोग के पास आएगी। कैथल का दौरा है वो एक रूटीन दौरा है, जैसा कि हम हर 4 से 6 महीने में किसी ना किसी जिले में हेयरिंग सेशन रखते हैं। तो कैथल में ये हमारी तीसरी विजिट है इन 3 सालों में। आज हमारे पास लगभग 25 केस हैं, क्योंकि अब हमने ये तय किया कि जिस जिले में हम जा रहे हैं तो उसके आसपास के 2 जिलों के भी 4-6 केसेस ले लेंगे, ताकि नजदीक की वजह से लोगों को बेनिफिट हो। तो आज के 25 केसों में 16 केस कैथल के हैं, कुछ गुरुग्राम के, कुरुक्षेत्र के, फतेहाबाद के, यमुनानगर के, रोहतक के, करनाल के, अंबाला के। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस हिसार से जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सहारण ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को स्वयंभू मान बैठे हैं और आए दिन पार्टी हाईकमान के खिलाफ जो है पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव में दिन रात एक कर दिया था और पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया था, लेकिन रामनिवास घोडेला जैसे निकम्मे और संपत सिंह जैसे विश्वासघात लोगों की वजह से आज प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हर नेता की उसमें सहमति थी, वो चाहे प्रदेश सत्र का कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दिए हैं। उसके खिलाफ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर्वे पे टिकट नहीं थी। रामनिवास घोडेला जी कह रहे हैं सर्वे पे टिकट मिली है। राम भगत शर्मा कुछ कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि हाईकमान का काम था आपको टिकट देकर के भेजना। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप
कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं। आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों को कोसना गलत बात है। दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज वीडियो भी सबके सामने है, नौकरियों में पैसे लेने के आप पे आरोप लगे। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिस प्रकार पीछे CLU कराने के आपकी वीडियो, आज भी मुकदमे आज आप पे दर्ज हैं। तो उन चीजों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आप किसी को सफाई नहीं दे पाए, उसके कारण आप लोगों को मत कोसी। उधर महेंद्रगढ़ शहर के शंकर मार्केट में नगरपालिका की कार्रवाई के दौरान करीब 15 रेहड़ियां जब्त कर ली गई हैं और कई चालकों पर चालान काटा गया है। इस कार्रवाई से नाराज रेहड़ी चालकों ने नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर सचिव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सचिव ने उनकी मांग मानते हुए जब्त की गई रेहड़ियों को छोड़ दिया। बता दें कि इस दौरान रेहड़ी चालकों ने नगरपालिका प्रशासन पर बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया है। नगरपालिका की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर कार्रवाई के दौरान 15 रेहड़ियों को जब्त किया गया है। नगरपालिका की तरफ से ये कार्रवाई यहां पर हुई है, जहां पर 15 रेहड़ियों को गिरफ्तार किया गया है, जब्त किया गया है और साथ ही उनमें रेहड़ी चालक थे, उनके चालान भी काटे। मैं गरीब परिवार मजदूर आदमी हूँ, अपने 3-4 बच्चों को पेट पाल रहा हूँ रेडी लगा के और चलती फिरती रखता हूँ। मैं आज खड़ा था, मेरे पास आए 3-4 नगर पालिका के आदमी, मेरे पास एक्नॉलेज पर यहाँ पर साइन कर मेरा 2000 का चालान काट गया। बोलो यहाँ से रेडी मत लगा, मैं ठीक है सर। उसके बाद 4-5 आदमी हो रहा है नगर पालिका के, मेरी रेडी को उठाया और इसको नगर पालिका अंदर लेके जाओ, मैं इसको वही सेक्रेटरी तुम्हारा समाधान करेंगे। सब रेडी वाले उधर बुला रहे, हम सब रेडी वाले अंदर आ गए, कमेटी अंदर रेडी खड़ी कर दी। सेक्रेटरी साहब तोरे से बोलते हैं, कहते ही तुम्हारा सामान जब्त हो गया, तुम्हारी रेडी जब्त होगी, तुम अपने घर जाओ। कितनी रेडी पकड़ी आज? यहाँ कम से कम 10-15 रेडी वाले हैं, सिर्फ एक ही मार्केट की पकड़ी है और हजारों रेडी फौजी कैंटीन सामने लगती है, सब्जी मंडी रोड पे भी लगती है। सिर्फ टारगेट ब्रह्मदेव चौक से और नगर पालिका हमको टारगेट बना रखा है बस। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने तैयारी को लेकर बताया कि इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के प्रांगण में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बेहतरीन कामों के लिए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भी की जाएगी। बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था का भी प्रबंध किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी की जा चुकी हैं, जिसको लेकर तैयारियों को लेकर किस तरह से जो कार्यक्रम वहां पे आयोजित होगा, किस तरह से व्यवस्था होगी, क्या सुरक्षा के नियम होंगे, तमाम तैयारियों को लेकर आज हम पहुंचे हैं पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी जी के साथ मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि तमाम तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और किस तरह से वहां पर व्यवस्था बनाएगी। सर नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। 76वें गणतंत्र दिवस की ओर से पूरी तरह से तैयारियां आपकी की जा चुकी है और बड़े भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है, तो किस तरह से तैयारियां रहेंगी, क्या रूपरेखा रहेगी सर? जी, जैसा कि आप जानते हैं 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, तो ये हमारा नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम है, वहां पर मनाया जाएगा और इसमें हर साल की तरह परेड होगी। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे बच्चों के, 2 तरह के, जैसे डंबल और पीटी जैसे एक्सरसाइजेज वाले, और कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे। इसमें कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे जो अच्छे कर्मचारी जिन्होंने काम किया है, और इसी के साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ही भव्य रूप से मनाई जाएंगी।
सर तमाम तैयारी हैं, बच्चे भी वहां पे होंगे, मौसम को भी देखना होगा, तो मौसम को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आएगा? जी बिल्कुल, मेडिकल फैसिलिटी और ठंड ना लगे उसके लिए मैटिंग रहेगी, प्रॉपर बच्चों के लिए इंतजाम रहेंगे, तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। सर सुरक्षा के नियम भी बताया जा रहा है काफी सख्त किए जाएंगे, क्योंकि भव्य प्रोग्राम है तो काफी भारी संख्या में लोग मौजूद होंगे, तो व्यवस्था किस तरह से बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, उपायुक्त महोदय ने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि ट्रैफिक को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो पुख्ता इंतजाम किया जाएगा पुलिस की तरह से, और कोई भी ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। सर तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, तमाम लोग पहुंचेंगे, तो क्या लोगों से, स्थानीय लोगों से इस भव्य कार्यक्रम को लेकर अपील करना चाहेंगे? मैं सबको पहले तो इनवाइट करना चाहूंगा और यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रिपब्लिक की वैल्यूज को अच्छा से मनाएं और इसमें हिस्सा लें। तो ये थे मेरे साथ अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी जी, जिन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर बताया कि किस तरह से वहां पे कार्यक्रम आयोजित होगा, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ हटके कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और मौके पर मुख्य अधिकारी भी मौजूद होंगे, और मुख्य अधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि का भी आगमन होगा। तमाम उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों को सम्मानित के लिए पहले से प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया। तो तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया। कैमरामैन सतीश के साथ परवीन आहूजा, पलवल। 16 जनवरी से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि ठंड अभी भी बरकरार है, लेकिन स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। बता दें कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्टूडेंट्स की छुट्टियां की गई थीं और अब दोबारा से स्कूल संचालित होंगे, लेकिन स्कूल लगातार धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऐसा लग रहा था कि शायद बढ़ती ठंड को देखकर सरकार स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया हुआ है। और हालांकि स्कूल संचालकों ने स्कूलों के समय में थोड़ा परिवर्तन किया है, स्कूलों का समय आधा घंटा लेट कर दिया है। 1 से 15 तक विभाग का, सरकार का आदेश था कि स्कूल बंद रहेंगे। जो सीबीएसई के स्कूल थे प्रैक्टिकल वर्क के लिए, उनमें 10वीं 12वीं क्लासेज आई। अब पुनः विद्यालय सरकारी और प्राइवेट सभी दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। तो अभी अपने जिले की कह रहा हूं, थोड़ा सा धूप निकली हुई है, मैं समझता हूं कि ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हम माननीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे। उधर चरखी दादरी शहर में वीरवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों ने हटाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोष जताया। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यूनियन प्रधान विजयपाल ने बताया कि पिछले लगभग 5 वर्षों से कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को हटाया गया है, जो बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द कर्मचारियों को हटाए जाने का फैसला वापस ले, नहीं तो सभी कर्मचारी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के मंत्रियों के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साल से यहाँ पर लगातार जॉब कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है और उनके समर्थन में हम लगातार 5-4 दिन से धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर ऑफिस में दादरी ब्रांच में बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से यही गुहार है, अगर यहाँ पर सरप्लस हो गए हैं तो इनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, इनको बिल्कुल क्लियर कट हटाया नहीं जाए। अगर ये हमारी गवर्नमेंट मांग ये है कि अब हमारे डिवीजन से कुछ बच्चों की नौकरी जा सकती है, उनके नोटिस लगा दिए गए हैं। 13 बच्चों की नौकरी खतरे में है, उनकी नौकरी नहीं जानी और किसी की भी पूरे हरियाणा में जो कौशल में लगे हुए हैं किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जानी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।